चलिए, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल द नौकरी एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं, उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एंड तक जाएंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर चुके हैं, अब प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग उसके सोर्सेस को जानेंगे, कहाँ कहाँ से जो है सोर्सेस हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले स्रोत में है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो 4 स्रोतों से मिलती है। सबसे पहला स्रोत क्या है, सबसे पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ से दूसरा सोर्स है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा सोर्स है विदेशियों का आगमन और चौथा स्रोत है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। वेद 4 हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन 4 वेदों का जो है संहिता कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल क्या क्या है, उसमें ऋग्वेद में टोटल क्या क्या है, 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं, ठीक है। वाल्खियान पाठ के 11 सूक्त सहित टोटल कितना है, 1028 है। एवं 10,462 ऋचाएं हैं। टोटल ऋचाओं की संख्या पूछता है कभी कभी, टोटल ऋचाओं की संख्या कितना है, 10,462 है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो यह है ऋग्वेद के बारे में। आगे है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। गायत्री मंत्र किसमें है, तो ऋग्वेद में ही है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो पूछता है किस मंडल में कौन सा चीज मिलता है, ठीक है, किस मंडल से कौन सा चीज मिलता है। तो ये 9वें मंडल में क्या मिलता है, सोम का उल्लेख है, ठीक है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को लिख कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, पूछता है ये सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, ठीक है, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र और नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना की आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। पुरुष सूक्त में क्या है, 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र। जिनके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, ठीक है, ब्राह्मण मुख से ठीक है, और क्षत्रिय जो है भुजाओं से, और जंघा से वैश्य, और चरण से शूद्र का उत्पन्न हुआ है, ऐसा उसमें वर्णन है ऋग्वेद में। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकार से स्पष्ट विभेद करता है। इसमें जो है 4 वर्ण जो विभाजित था, वो वर्ण ऐसा नहीं था कि जन्म से मिला हुआ था, नहीं, ये था कर्मों से। जैसे ब्राह्मण जो वेद का पाठ करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो सुरक्षा का कार्य करेगा, सैनिक का कार्य करेगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो खेती गृहस्थी वणिक वर्ग का काम करेगा उसको वैश्य कहा जाएगा, और शूद्र जो खेत में काम करेगा, मजदूर वर्ग के लोग, उसको शूद्र कहा जाएगा। तो वर्ण जो था वो जाति जन्म के आधार पे नहीं था, वो था कर्म के आधार पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, अघन्य का मतलब होता है जिसका वध न किया जाए, उसको बोलते हैं अघन्य। अघन्य शब्द किसके लिए यूज होता था, गाय के लिए यूज होता था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है, ब्रह्म का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियस कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले से के समय को ईसा पूर्व मतलब बीसी बोलते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट।
कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व, मतलब उल्टा चलता है, ठीक है। और 2000 जो 1 से लेकर के अभी तक 2025 आया है, ये सीधा हो गया, ठीक है। तो ईसा पूर्व वहां से लेकर ईसा के जन्म से उसके पहले जो चलता है उसके उल्टा चलता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुआ है। इसी ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ से हुआ है इसका शुरुआत। इसी को बोलते हैं ईसवी सन। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिख देते हैं, ई लिख करके और शून्य लगा देते हैं, ठीक है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द में एडी बोलते हैं, मतलब एना डोमिनी बोलते हैं इसको, ठीक है। एडी, एडी का मतलब एना डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के एक तिहाई भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से नहीं है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है, ठीक है। ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पग में जो नाप लिए थे पूरा आसमान जमीन और जितना भी चीज था वो सारा कुछ नाप लिए थे वामन अवतार में। वामन अवतार में क्या हुआ था? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थे। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर आधारित अधिकार दिलाना था। वामन भगवान की दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। तो ये पूछता है कि अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की संख्या है ऋग्वेद में? तो 200 ऋचाओं की संख्या है अग्नि के लिए, और इंद्र के लिए 250। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद की कहानी खत्म हुआ, अब यजुर्वेद में चलते हैं। यजुर्वेद में क्या है भाई? तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मीन्स इसमें क्या है? जग से संबंधित, पूजा पाठ कर्मकांड से संबंधित इसमें जितना भी चीजें हैं वो यजुर्वेद में मिलता है। इसके पाठकर्ताओं को क्या बोलते हैं? अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। मीन्स कहानी के रूप में भी है और कविता के रूप में भी है। आगे बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। सामवेद क्या है? सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। गान मतलब गीत गाना, गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। इस वेद में मुख्यतः पक्षों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उड़ातु बोलते हैं, ठीक है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अथर्ववेद की तरफ। ये गलती से लिखा गया है, यह है अथर्ववेद, अवरवेद नहीं है, अथर्ववेद है, ये थ है यहाँ पे, ठीक है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों का विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य
आदि का विवरण दिया गया है इसमें। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या मिला आपको, इसमें है अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है जादू टोना। ठीक है, और यजुर्वेद में क्या था, यजुर्वेद में था जो है ये यजुर्वेद में क्या था, यजुर्वेद में था आपको, तो यजुर्वेद में क्या था, यज्ञ और कर्मकांडों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथर्ववेद में परीक्षित परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। किससे, अथर्ववेद से। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। मध्यांदी और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन सी है, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैतरीय हैं। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की संख्याएं सीनक और पेपलाद हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। यही पूछता क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो यह है अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद के बारे में अब देखते हैं। ये सारे जितने भी चीज हैं ये सब सोर्स हैं, इतिहास को पढ़ने का सोर्स है, ये सब इतिहास को जानने का सोर्स है कि पहले क्या था, कैसे कैसे जो है विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अब वेद जो है, किस वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण का रचना किया गया, वेदों को पढ़ने के लिए जो है ब्राह्मण का रचना किया गया। सभी को वेद समझ में नहीं आता था, तो उसको समझने के लिए ब्राह्मण का रचना किया गया था। तो ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण है, तो ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के लिए कौन सा है, तैतरीय, वो ऐतरेय था और ये तैतरीय है। तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण। और सामवेद के लिए कौन सा है, पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद के लिए कौन सा है, तो गोपथ ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले जो बीच का टर्म है ना, उसका ज्ञान प्राप्त होता है ब्राह्मणों से। ठीक है, ऐतरेय में राज्य अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108 पूछा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो 108। वेदों की संख्या कितना है, तो 4। और पुराणों की संख्या कितना है, तो 18। ठीक है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है और जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेदांग वेदांग एवं सूत्र के बारे में देखते हैं हम लोग। वेदांग एवं सूत्र के बारे में। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की हुई थी। ये शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण, सशस्त्र शिक्षा के बाद कल्प, कर्मकांडीय विधि और निरुक्त मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र और व्याकरण, उसके बाद छंद, उसके बाद ज्योतिष। ठीक है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रित, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि,
यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आगे बढ़ते हैं पुराण के बारे में। पुराण कितने हैं? पुराण है 18। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बाकी में राजाओं की वंशावली नहीं है। टोटल 18 पुराण है। वैसे पुराण से संबंधित राजाओं का देख लीजिए वर्णन। विष्णु पुराण में मिलता है मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण में मिलता है आंध्र सातवाहन वंश का, वायु पुराण में मिलता है गुप्ता वंश का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। इससे भी कुछ हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिला है, जिसमें जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रमाणिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरण में बटा है? तो 15 अधिकरण में बटा है और 180 प्रकरण में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसका अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन का एक बुक है राजतरंगिणी। कलहन के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो राजतरंगिणी। इसमें कहाँ का वर्णन मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर का मिलता है। ठीक है। राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तिरंगों की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का पुस्तक लिखा है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को क्या बोलते हैं? व्याकरण की किताब है। ये क्या है? व्याकरण की किताब है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। पाणिनि इसके लेखक हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदेशी यात्रियों अब ये सब खत्म हो गया। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी क्या क्या है भाई? सबसे पहले विदेशी यात्री यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक में टेसियस ने, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कि पूछता है कि कहाँ का था, तो ईरान का था। ये राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस के बारे में जानते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेरोडोटस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का, अभी के ईरान को पहले फारस बोला जाता था, ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के बारे में जानते हैं। क्या है मेगास्थनीज के बारे में भाई?
यह सेल्यूकस निकेटर तथा का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। अब ये पूछता है कि मेगास्थनीज जो है किसके राज दरबार में आया था, और चार ऑप्शन दे देगा, मौर्य मौर्य काल का ही चार राजाओं का नाम दे देगा। तो ये मौर्य युग में ही आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइमेकस। डाइमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में। ये पूछता है डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ये था अशोक के राज दरबार में आया था, टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। अगला है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम पूछता है नेचुरल हिस्ट्री किसका पुस्तक है, तो यह है प्लिनी का। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेरिप्लस पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, ये है बुक का नाम। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अगला है चीनी लेखक के बारे में। अब चीन से भी कुछ लेखक आए थे जो यहाँ पे आकर के रहे थे, यहाँ पढ़ाई किए थे। जैसे पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन रहा था? फाहियान जो है 14 साल तक भारत में रहा था। अब है संयुगन। संयुगन आया था, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित किया था। वेनसांग। अब वेनसांग यह हर्षवर्धन, ये पूछता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे, तो वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, भारत आया। वेनसांग 629 ईस्वी चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों की एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कौन? वेनसांग। ठीक है, अगला है इसका भ्रमण वृत्तांत कौन सा किताब था? एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था सीयू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब तो खैर ध्वंस कर दिया, बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वंस कर दिया गया इसको। अब इसका अवशेष बचा हुआ है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। इतिसांग। इतिसांग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अरबी लेखक के बारे में। चीनी लेखक हो गया खत्म, अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। अल बरूनी। अल बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव, जिसको आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में है, ये तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था ये अल बरूनी। अरबी में लिखी गई उसकी कृति है किताब उल हिंद, या फिर तहकीक ए हिंद, मतलब भारत का खोज। तहकीक ए हिंद बोलो या फिर किताब उल हिंद बोलो, इसका मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखित उसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जिसे रेहला के नाम से जाना जाता है। अरबी भाषा में लिखा गया है, इसको बोलते हैं रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है ये किताब। ठीक है, रेहला से इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है।
1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। काजी, न्यायाधीश को पहले काजी बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य लेखक भी हैं जिसके बारे में जानते हैं। तारानाथ। तारानाथ यह तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर और तंगियूर 2 किताबों की रचना की थी। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, पुरातत्व से साक्ष्य से संबंध मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंड्री एएच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी पोर्लू, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नाथ, अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा, जिसको बोलते हैं विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास मतलब गड्ढा घर जिसको बोलते हैं का साक्ष्य मिला है। जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। प्राचीनतम सिक्कों की आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था सबसे पहले। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ईपीग्राफी कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ईपीग्राफी। अब इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ईपीग्राफी कहते हैं। इंग्लिश में दे देगा उसको लिख करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अर्किमेडू मतलब पुडुचेरी के निकट में अर्किमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार इसको बोलते हैं, या मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया कंबोडिया को पहले कंबोज बोलते थे, और जावा मतलब यव द्वीप से स्थापित हुए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को द्रविड़ शैली कहलाती है। अब ऐसे तीन शैली हैं। उत्तर भारत वाले को बोलते हैं नागर शैली, दक्षिण भारत वाले को द्रविड़ शैली, और दोनों के मिक्सचर जो मध्य भारत में है उसको बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मनुष्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, और ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवघर उत्तर प्रदेश, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो आज हम लोग यहां तक कंप्लीट किए हैं। आगे हम लोग कुछ और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास आपको? अगर
अच्छा लगा हो तो मेरे सेशन को लाइक करिए, जो पुराने वाले हैं वो, और जो नए वाले हैं उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।